नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा का चुनाव भी मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी पर लड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने मोदी जी पर तंज कसते हुए उन्हें कलाकार बता दिया कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल नौटंकी कर रहे हैं। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। लोकसभा 2024 का चुनाव भाजपा अपने वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया था, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला और 5 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी हो गई। इससे उत्साहित भाजपा अब लोकसभा का चुनाव भी मोदी के भरोसे लड़ रही है। राजधानी रायपुर समेत सभी जगहों की होर्डिंग्स और बैनरों पर प्रत्याशी की फोटो की बजाय केवल मोदी जी का चेहरा नजर आ रहा है। साथ ही भाजपा ने अपने घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्रों को भी मोदी की गारंटी नाम दिया है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। महज 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में अब तक 4 सभाएं कर चुके हैं। आलम तो ये है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ में 2 सभाएं करने के बाद राजधानी रायपुर में रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं, ताकि दूसरी तीसरी सभा कर सके। पीएम मोदी अपने भाषणों में ये कह भी रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी की पूरा होने की गारंटी। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी पर तंज कस रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी को कलाकार बताते हुए कहा, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पहला चुनाव काला धन को लेकर लड़ा, दूसरा चुनाव पुलवामा को लेकर लड़े। इस बार उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो मुद्दे की बात नहीं करके केवल नाटक कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वे कलाकार हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई कलाकार हो सकता है क्या? उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता। कभी हम सोच रहे थे कि पहली बार चुनाव लड़े महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी और काले धन को लेकर। दूसरी बार चुनाव लड़े पुलवामा को लेकर, पुलवामा के नाम से उन्होंने वोट मांगा। तीसरी बार उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि उनकी भाषण अब सुनेंगे तो सभी देश के प्रमुख मुद्दे गायब हैं। कभी सोना चांदी का बात करते हैं, तो कभी धर्म का बात करते हैं, कभी भगवान का बात करते हैं। अरे कल तो पाकिस्तान भी एंट्री हो गया। हम लोग सोच भी रहे थे आज पाकिस्तान को ला क्यों नहीं रहे, कल पाकिस्तान भी एंट्री हो गया। तो अब तीसरे चरण के बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री देश के सभाओं में जहां जहां चुनावी सभा लेंगे वहां आपको वो गड़ियाली आंसू बहाते हुए रोते हुए देखेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहती है, कभी कोई और संज्ञा से पुकारती है। जिस मोदी जी को पूरा देश और विश्व लोहा मानती है, जो विकसित भारत का विजन लेकर चल रहे हैं, उन्हें कलाकार कह रहे हैं। तो वे कलाकार हैं जो देश की संस्कृति को विश्व में पहचान दिला रही है। कांग्रेस इसके पहले भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारी छिन्नरान्वेष विषय में बोल चुके हैं, बहुत गंदी भाषा का उपयोग किए हैं। कभी मौत का सौदागर कहा गया, कभी खून का सौदागर कहा गया, कभी और भी गलत बातें कही गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। उनकी छाप है कि वो नेतृत्व कर रहे हैं इस देश का और विकसित देश से विकासशील देश की ओर से और अग्रणी इस देश को ले जा रहे हैं। वो किसी मजदूर के बेटे के रूप में हैं, वो एक चाय वाला के रूप में श्रमिकों के बीच में लोकप्रिय हैं, वो किसानों के बीच में लोकप्रिय हैं। वो चंद्रयान भेजते हैं तो वैज्ञानिकों के साथ बैठकर विज्ञान की बात को देश को आगे ले जा रहे हैं। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने तो पीएम मोदी को कलाकार ही कहा है। उनके पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिए थे। इन विवादों और बयानों के बीच अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता मोदी की गारंटी या कांग्रेस की न्याय किस पर भरोसा जताती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत पीसी रथ जी, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगी। बीते कई दिनों से कई तरह के विवादित बयान सुनने को मिल रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो। अब इसके बाद ये तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति में अब नैतिकता नहीं बची है, मुद्दों पर बात नहीं होती है। अब एक बार फिर से पीसीसी चीफ दीपक बैज का विवादित बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलाकार बता दिया है। आपका नजरिया जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये बयान विवादित है? क्या कुछ विवादित आपको इस बयान में नजर आ रहा है? जब तक के बयान में कोई असंसदीय शब्द ना हो, किसी किस्म का व्यक्तिगत आरोप ना हो, तब तक के उस बयान को लेकर के विशेष तूल दिया जाना उचित नहीं है। और इस तरह से हम देखते आए हैं कि पिछले 15-20 सालों में राजनीतिक बयानबाजी का स्तर तो निश्चित रूप से पहले की तुलना में गिरा है और ये एक दूसरे पे बिलो द बेल्ट वार करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। लेकिन इससे बचना चाहिए और कुल मिलाकर के केवल पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, यानी न्यूज स्पेस हासिल करने के लिए ऐसा या सनसनी बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी से बचा जाना चाहिए, क्योंकि जनता अपने मुद्दों पे बातचीत होना देखना चाहती है। जनता को ये चाहिए कि उसके मुद्दे हैं, रोजगार हैं, उसको लेकर के जो दिक्कतें हैं, उसकी महंगाई की जो समस्या है, उसके यहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं है या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इन मुद्दों पर जनता बातचीत पसंद करती है। लेकिन अगर केवल एक दूसरे पे बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप में ही राजनीति चलती रहेगी तो जनता को उसके हितों के मामले में फिर राजनेताओं से कब आश्वासन मिल पाएगा। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी मैं। जैसा कि पीसी रथ जी का कहना है, जब तक किसी बयान में कोई असंसदीय शब्द ना हो तब तक उसको विवादित बयान नहीं कंसीडर किया जा सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह का बयान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दिया है और जिस तरह से आप इसे भुना रहे हैं, क्या आपको इसमें कुछ विवादित नजर आ रहा है? यदि आ रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या विवादित? इस बयान को कांग्रेस पीसीसी के अध्यक्ष ने दिया है, तो ये सवाल तो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहिए कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है कलाकार के रूप में। लेकिन ये कांग्रेस के डीएनए में है। वे शुरू से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री पद के नॉमिनेट हुए थे 2019 के पहले, तब से आदरणीय मोदी जी के लिए किन किन शब्दों का उपयोग किया है वो मैं आज यहाँ पर सभी के सामने नहीं बोल सकता। लेकिन मोदी जी ने कभी इसकी परवाह नहीं की और इसका जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अभी पीसीसी प्रमुख, उसके पहले कवासी लखमा, उसके पहले लाठी से मारने वाली बात, नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में जो है, तो अनगिनत शब्दों का प्रयोग इनके शीर्ष नेतृत्व से लेके यहाँ छोटे से नेता तक, इनके प्रवक्ता तक, टीवी डिबेट में भी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये उसी का परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार जो 5 साल बाद गई, इनके शब्दों का चयन जो है ठीक नहीं होता है, इसकी वजह से ही है। लेकिन जनता देखती है, जनता समझती है और जनता ने उसको हमेशा मोदी जी को समर्थन किया है। कभी चाय वाला कहेंगे, लेकिन ये जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो पुराने बयान है ना। मैं चाहती हूं कि आप इस बात का विस्तारीकरण करें। आप पुराने बयानों को एक बार साइड में रख दीजिए। मैं चाहती हूं आज जो बयान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दिया, उन्होंने कहा कि मोदी कलाकार है। इस बयान में आपको क्या विवादित लग रहा है? मैं केवल आपसे ये जानना चाहती हूं, क्योंकि आप ही इस मुद्दे को भुना रहे हैं, तो मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, उनको कलाकार कहने की बात क्यों जरूरत आन पड़ी? वो आदरणीय प्रधानमंत्री कह सकते थे, मोदी जी कह सकते थे, लेकिन कलाकार कहकर उनके जो मोदी जी बोलते हैं उन शब्दों को रिपीट किया। उन्होंने बताया है कि किस कारण उनको कलाकार कह रहे हैं। उन्होंने आगे क्या होने वाला है ये भी बता दिया कि अगले चरणों में किस तरीके से करेंगे। तो ये विवादित ही है ना भाई। आप अपने मुद्दे पे चुनाव लड़िए, हम तो नहीं कह रहे कि हमारे नैरेटिव में आइए। आप अपना नैरेटिव सेट कीजिए, अपने मुद्दे पे आइए। यदि आप महंगाई में ही बुलाना चाहते हैं तो ये मुद्दा 2019 का है, बेरोजगारी 2019 का है, उसके बाद 2014 के बाद के 2019 हमने जीता है। इनका मुद्दा 2014 था, बेरोजगारी और महंगाई।
उसके बाद हमने जीता है ना, तो जी। इनके पास तो मुद्दे नहीं है, ये विवादित बयान ही देते हैं हमेशा। चलिए ठीक है ब्रजेश जी। धनंजय जी आपसे पूछना चाहूंगी मैं अब, आपने धनंजय जी माफी चाहूंगी, ब्रजेश जी की बात आपने सुनी होगी। उनका कहना है ये जो भी बयान आप लोग अभी तक देते आए हैं, चाहे कवासी लखमा की बात कर ले, चाहे चरणदास महंत की बात कर ले, लगातार विवादित बयान देते हैं और आज भी कलाकार जिस तरह कहा है, नौटंकी करते हैं जिस तरह से कहा है, ये भी विवादित है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार जिस तरह से झड़ियां लग रही है और भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से ये विवादित बयानों के मुद्दों को भुनाती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पार्टी के नेताओं में थोड़ा सा संयम होना चाहिए कि कम से कम चुनाव के दौरान तो इस तरह के बयानबाजी से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए? देखिए कविता जी, अभी मैं ब्रिजेश पांडे जी की बात पे दाद देता हूं। आपके चैनल उन्होंने कहा कि हम नेगेटिव सेट करते हैं, उसमें कांग्रेस के लोगों को नहीं फंसना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक कोई कांग्रेस का प्रवक्ता है जो सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव सेट करती है। और यही लगातार कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों से भटकने के लिए, उसको भटकाने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी को ढकने के लिए वो नेगेटिव सेट करती है। जैसे आज नरेंद्र मोदी, आज कल की खबरें हैं जो मैं भी पढ़ रहा था, नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार करते करते पाकिस्तान पहुंच गए। मतलब देश के गरीबी पे बात नहीं की वो, देश में महंगाई पर बात नहीं की वो, देश बढ़ते अर्थव्यवस्था, गिरती अर्थव्यवस्था पर बात नहीं की वो, देश बढ़ते कर्ज पर बात नहीं की वो, और सीधा कहां पहुंच गए नरेंद्र मोदी जी? पाकिस्तान। तो दिखता है भारतीय जनता पार्टी नेताओं का पाकिस्तान प्रेम। अरे भाई किसान पर बात कर लेते, किसानों पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाठियां चलाई, किसानों के सिर को फोड़ा गया, किसानों पे बुलेट गन चलाया गया, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, युवा जब रोजगार मांगा तो उनको लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी सरकार में हुआ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मणिपुर की सरकार इस प्रकार महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया, इन पर मोदी जी को चर्चा नहीं करनी है तो पाकिस्तान पहुंच गए। अभी तक तो पाकिस्तान पहुंचे तीसरे चरण में, अब पता नहीं चौथे और पांचवें छठवें सातवें चरण में बीच में कहां भ्रमण लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी का पाना मुश्किल है। हम कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं कविता जी, देखेंगे अगर कलाकार कहना अपमान है तो देश में देखेंगे बहुत सारे कलाकार हैं, किसी कलाकार को कलाकार कहते हैं, शब्द अपमानित समझ में आता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो है मोदी जी का प्रेम झलकता है। और स्वयं मोदी जी, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने सदन में जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर जो बयान दिया था, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे समर्थन करती है? एक विवाहित महिला के लिए 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड जैसा शब्द नरेंद्र मोदी ने उपयोग किया था, एक कांग्रेस के नेता के इस प्रकार से विधवा शब्द उपयोग किया, जिस प्रकार से और भाजपा नेताओं ने जो अपमानित जैसे शब्द का प्रयोग किया कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन में है। हम इस देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। हमारे और भारतीय जनता के बीच में वैचारिक लड़ाई है, पर वैचारिक रूप से अगर कोई विकलांग पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो खुद मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर मुस्लिम लीग की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम लीग का जो संबंध है, जो गहरा संबंध समझ में आता है ना। और पाकिस्तान में देखेंगे तो कांग्रेस के कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गए, सरकार में रहते, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के पाकिस्तान गए, वो प्रधानमंत्री रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए। यहाँ पर देखेंगे नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान घूम आए हैं, तो समझ में आता है ना पाकिस्तान प्रेम इनका। हम तो किसानों की बात कर रहे हैं, पर हमारे अगर घोषणा पत्र में दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो मोदी जी को तो कलाकारी कहा जाएगा ना, कि कैसे एक जनहित के घोषणा पत्र को लेकर किस प्रकार से लोगों को घुमा दिया जा रहा है। ये बहुत बड़े कलाकारी की बात है जी। चलिए ठीक है धनंजय जी, आपके बाद ब्रजेश जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये तमाम तरह के आरोप धनंजय जी ने आपकी पार्टी पर लगाए हैं, मैं चाहूंगी आप इस पर सफाई दें। एक बात उन्होंने और कही यहाँ पर जिसका जिक्र मैं दोबारा करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, आप लोगों का कहना है कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। विवादित बयान तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी सामने आते हैं। खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप लोगों की संपत्ति जो है वो कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों में बांटना चाहती है। तो विवादित तो ये भी है ना, तो विवादित बयान तो आप लोग भी देते हैं, तो आरोप कांग्रेस पर ही क्यों आप लगा सकते हैं? देखिए, धनंजय जी बहुत समझदार प्रवक्ता है, पुराने प्रवक्ता है, लेकिन मेरी बातों को उन्होंने गलत तरीके से लिया। मैंने नैरेटिव शब्द के लिए ये कहा था कि वो अपने मुद्दे पे नैरेटिव बनाए, अपने मुद्दे पे लड़े। हम अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं। अभी मैंने एक बार भी पाकिस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन धनंजय जी को देखिए कितने बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग कर लिया। इसी डिबेट में देख लीजिए, गिन लीजिए कि उन्होंने कितनी बार उपयोग किया। और आप उदाहरण दे रहे थे कि कितने सारे कलाकार हैं।
अरे भाई साहब, यदि कलाकार को कलाकार कहेंगे तो बुरा नहीं लगेगा ना। आप नौटंकी बोल रहे हैं, कलाकार बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। एक मर्यादा होती है प्रवक्ता की, नेता की, कि प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का उपयोग करें। आपको निंदा नहीं करनी है तो निंदा करने के लिए भी अच्छे शब्द हैं डिक्शनरी में, उसको चयन करना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आपके राष्ट्रीय नेता जो आई हुई हैं उनके साथ यहाँ पर राजीव भवन में क्या होता है, कौन कितना सम्मान ब्रजेश जी, देता है, मैं रोकना चाहूंगी आपको, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सोच समझ के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन बीजेपी भी तो कहती है, आप ही के डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस तो विक्षिप्त हो गई है मानसिक रूप से, अपना मानसिक संतुलन कांग्रेस के नेता खो बैठे हैं। तो क्या ये विवादित नहीं है? क्या ये अमर्यादित टिप्पणी नहीं है? देखिए, जब आपका बयान गलत तरीके से आएगा तो आप देश के बड़े प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो ये तो कहना पड़ेगा ना कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और मानसिक संतुलन ठीक नहीं कहना कोई अविवादित नहीं है और संसदीय नहीं है। और हम 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं मुद्दा नहीं है, ये कहते हैं मुद्दा नहीं है। आज हमारा विश्व गुरु बनने की श्रेणी में है, विश्व मित्र बनने वाले हैं हम सारे देशों के साथ, इस तरीके के हमारा विजन है। और आप कहते हैं हमारे पास मुद्दों की कमी है। अरे भाई साहब, जनता डिसाइड कर रही है पिछले 10 सालों में। चलिए, ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है ब्रजेश जी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी जुड़े हुए हैं। पीसी रथ जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, अपने दावे मजबूती से पेश करने के लिए कोई भी किसी भी तरह की बात कहने को तैयार रहता है, लेकिन इसका चुनाव पर क्या लगता है कितना असर पड़ सकता है? जनता पर इसका कितना असर पड़ रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, चुनाव में अपने से जुड़े मुद्दों पे जनता चाहती है बातचीत होकर के। जब राजनीतिक दल उससे हट करके अलग बात करते हैं, जब राजनीतिक दल अपनी सुविधा अनुसार मुद्दे उठा लेते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि नगरनार का प्लांट निजीकरण नहीं किया जाएगा, ये चीज सुनिश्चित करें दोनों पार्टियां। दोनों नेताओं से उस तरह के आश्वासन चाहती है जिससे प्रदेश में रोजगार बढ़े। ये चाहती हैं कि प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनको और सुसज्जित किया जाए ताकि कम से कम सही तरीके से मेडिकल कॉलेज काम कर सके। अभी रायपुर और बिलासपुर को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहां से ना प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना प्रॉपर उस तरह से वहां पर फैकल्टी की व्यवस्था है। तो इस तरह से विकास से जुड़े मुद्दों की बजाय उपलब्धियां, विकास की उपलब्धियां बताने की बजाय इस तरह से मुद्दों में केवल नाम के लिए, केवल विवाद के लिए अगर राजनीतिक दल जाते हैं तो जनता उसको भली भांति समझती है। वो समझती है कि गंभीरता कितनी है, और गंभीरता अगर नहीं है तो उसको लेकर के जनता फिर अपना जो चयन करने का जब मौका आएगा, वोट डालने का आएगा, तो फिर कैंडिडेट को देख करके उस तरह से वोट देगी। ये तो अपन मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया है और दूसरे मुख्य धारा की मीडिया है, हर तरह से जनता तक जानकारियां पहुंच रही हैं और जनता पहले की तरह एकदम असंपृक्त नहीं है, अवेयरनेस आई है जनता में। और चुनाव में मतदान करना महत्वपूर्ण है, ये उसको समझाया गया है जनता को। तो जनता ये भी जानती है कि किसे चुना जाना चाहिए और किसे नहीं चुना जाना चाहिए। जी चलिए, ठीक है पीसी रथ जी। धनंजय जी, आप कोई प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, मैं देख रही थी। जो बातें ब्रजेश जी ने कही, उनका कहना है कि मानसिक संतुलन कांग्रेस के नेता खो बैठे हैं, ये कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बयान दे देना ये बुरी बात है। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। एक बात बताइए, क्या इस देश के नागरिकों का कोई मान सम्मान नहीं है? जो भाजपा नेता कभी किसानों को आतंकवादी कर देते हैं, किसानों को नक्सली बोल देते हैं, किसानों को राष्ट्रद्रोही बोल देते हैं, युवा का रोजगार मांगे से देशद्रोही बोल देते हैं। भाजपा और आरएसएस के नेता अगर लड़कियां जींस पहन के निकल जाए तो उसके लिए उसको असंस्कृति बता देते हैं। अगर मजदूर काम मांगता है तो उसे कामचोर बोल देते हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के, चाहे विपक्षी दल के नेता हो, चाहे इस देश के नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सीए, देखे ना नरेंद्र मोदी सीए को लेकर क्या, सीए लोगों को लेकर क्या कहे थे नरेंद्र मोदी जी कि सीए वो होते हैं जो टैक्स को लेकर काला पीला सफेद करते ही बात कहते हैं ना। डॉक्टरों को लेकर क्या बोले नरेंद्र मोदी जी कि डॉक्टर जो महंगी दवाएं लिखते हैं उनको कंपनियों से क्या भत्ता वत्ता क्या फायदा मिलता है लिखते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी और भाजपा नेता इस देश के हर वर्ग का अपमान कर सकते हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई जनता को बता दो तो वो विरोध हो जाता है। अरे सबसे बड़ा अपमान तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का नरेंद्र मोदी जी से लेकर भाजपा नेताओं ने किया है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे
लाल बहादुर शास्त्री जी हो, सबका अपमान करने का काम किसी ने किया? आरएसएस और भाजपा के लोगों ने करने का काम किया है। रिकॉर्ड खोल के दिखा दीजिए, क्योंकि इस देश को बताने के लिए आरएसएस भाजपा कुछ नहीं है। पहली बात, मनमोहन सिंह जी जिसका अर्थशास्त्र का, जिनके ज्ञान का पूरा विश्व लोहा मानता है, जिसके बुक्स को लेकर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसको लेकर क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पढ़े लिखे नेता? तो आप समझ सकते हैं इनकी सोच में क्या है। ये किसी को अपमान कर सकते हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी पर पूछा जाए कि आपने जो 2014 और 2019 का जो वादा किया था तो कितना काम किया है, तो नरेंद्र मोदी काम नहीं बताएंगे, गिनती बताएंगे। मुझे 99 गाली दी गई, मुझे 100 गाली दी गई। अरे 10 साल से आप इस देश के लोगों को गाली दे रहे हो, देश के लोगों को अपमानित कर रहे हो, देश के लोगों को लाठियों से पिटवा रहे हो, बेटियों के साथ दुराचार करने वाले के जयकारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। तो आपके पास काम बताने को है नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो किसानों को एमएसपी की गारंटी कानून की बात की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र है। हम अगर महिला जो महिलाएं मोदी सरकार के दौरान अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखे, मंगलसूत्र को बेचे हैं, आर्थिक तंगी के चलते हम उनको अगर 1 लाख रुपए सालाना देने की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र में गारंटी देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को ये मुस्लिम लीग का लगता है। इस देश के युवाओं को जो 30 करोड़ सरकारी खाली पद रिक्त पड़े हैं, उसमें सरकारी नौकरी देने के लिए हम कैलेंडर बनाने की बात करते हैं। उस सरकारी नौकरी महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करते हैं। तो इस पर जवाब देने के बजाय नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस घोषणा पत्र मुस्लिम लीग है। मतलब इस देश के किसानों के बेहतरी के लिए बात करो, इस देश के नौजवानों के बेहतरी के लिए बात करे कांग्रेस, इस देश की महिलाओं के लिए बात करे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम लीग है। और मुस्लिम लीग के साथ इनके जो पूज्य नेता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो सरकार में थे। तो समझ सकते मुस्लिम लीग का सहयोगी कौन है। मतलब भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर वर्ग का विरोधी है, वो विपक्षी बस का विरोधी नहीं है, हर वर्ग का विरोधी है। अगर कोई भी युवा अगर बात करे तो देशद्रोही हो जाता है। मतलब समझ सकते कि 10 साल बाद पहला ऐसे देश की सरकार है जिनके अपने कुछ उपलब्धि नहीं है सिवाय लोगों को गाली देना, लाठियों से पिटवाना, ईडी और सीबीआई से प्रताड़ित कराने के अलावा। और जब विपक्षी दल सवाल उठाते थे उनको देशद्रोही करने वाले लोग हैं। मैं इस बात से बिल्कुल समर्थक हूं कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए और शुचिता का पालन इस देश के सर्वोच्च पद में बैठे व्यक्ति की शुरुआत से होनी चाहिए। सदन में जिस प्रकार से फुहड़ता देखी गई है, मोदी जी के भाषण में फुहड़ता देखी गई है, तो कहां से इस नीति तक बात करेंगे। और अभी कह रहे थे ना कि मानसिक दिवाले पर कहना कोई शब्द नहीं है। माफ कीजिएगा ब्रिजेश भाई, मगर इस चैनल में मैं आपको बोलूंगा ना कि ब्रिजेश भाई के मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको बुरा लगे ना लगे, मुझे बुरा लगेगा, मुझे अच्छी नहीं लगेगा बात कहना। तो राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। चलिए ठीक है ब्रजेश जी, अब इसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। देखिए ये बात पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जो बयान दिया, ये सिर्फ विवादित बयान पर खत्म नहीं होता है। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय संगठन को राज्य के संगठन पर भरोसा नहीं रह गया है? क्योंकि हर जगह तो मोदी ही मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। बैनर पोस्टर देख लीजिए, हर जगह मोदी का चेहरा ही छपा हुआ है। देखिए, ये हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है जिसपे जनता भरोसा करती है, विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस के पास या विपक्षी दलों के पास क्या कोई ऐसा नेता है? आप उनका जो इंडिया गठबंधन है पूछिए, उनमें कौन नेता है जो सर्व विश्वसनीय है, जिस पे लोग जनता भरोसा करें। लेकिन हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनकी बातों पे यदि जनता भरोसा करती है तो हम उनको क्यों नहीं लीडर बनाएं। और वो हम तो घोषणा कर चुके हैं कि हमारे अगले प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगी। और यहाँ जो वोट पड़ने वाला है वो उसका असर नरेंद्र मोदी पे पड़ेगा। और इसका उदाहरण आप स्वयं बताएं, आपकी रिपोर्ट में आया कि जब हम विपक्ष में थे 5 साल स्टेट में, तो हमने नरेंद्र मोदी जी को ही आगे करके दिए लड़ा और उसका परिणाम हमारे पक्ष में आया जो कि आज तक कभी नहीं आया था। और जहां तक ब्रजेश जी, लेकिन पूरा कैंपेन, ब्रजेश जी पूरा कैंपेन मोदी जी के चेहरे पर ही क्यों केंद्रित है? जो हमने नहीं किया तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बुला पाए थे मोदी जी पहले, कभी बता रहे हैं ना हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को नेता नहीं थे। आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है भाई? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी आपके नेता नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार की बनाई थी। चुनाव के दौरान भी 1500 रुपए प्रति महिलाओं को देने का वादा किया था, हमने तो 1000 ही कहा था। लेकिन जनता ने हम पर भरोसा किया ना। आपके नरेंद्र मोदी 15 लाख बोले थे, जवाब दे दो। विश्वसनीय नेता होने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी 15 लाख बोले थे ना। इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। सुनिए ना विजय जी, मुझे लगता है कि आपको नरेंद्र मोदी जी को गुणगान करने के चक्कर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के सर्वोच्च नेता है, सभी सम्मान किया है। आप कहते हैं कि मोदी जी बनने के बाद भाजपा सरकार बना पाई, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के
आप उनके जो काम है उसको हम नकार रहे हैं। देखिए, ये आपकी सोच है और आपकी गलत फहमी कभी है। आपने कहा जो आप नहीं ऐसा सोचते कि हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हमने कभी चुनाव किसी नेता का अपमान नहीं किया। भाजपा जी का अपमान कर रहे हैं। ऊपर निर्भर करती है। चलिए, कि ठीक आप है। उसको ब्रजेश कैसे जी, बोलते हैं। धनंजय जी, हमारे लिए तो हर नेता आप बयान दे रहे हैं, मैं तो दे रहा हूं। होता है और हर नेता का सम्मान करते हैं। चलिए, नहीं, ठीक आप कह है। रहे हो धनंजय कि जी, नरेंद्र ब्रजेश जी, मोदी आप जी के दोनों को बाद रोकना हमने चाहूंगी मैं, सरकार समय का अभाव है, इसी के चलते आप दोनों को रोकना चाहूंगी मैं। एक आखिरी सवाल पीसी रथ जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। लगातार हम देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जैसे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और विवादित टिप्पणियों का दौर भी लगातार जारी है। क्या लगता है ऐसे में जो मुख्य मुद्दे हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं पर बात होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी भी कई ऐसे स्थान है, क्षेत्र है जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, क्या ये साइडलाइन नहीं हो जाते इन सब के चलते? जी, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं नागरिकों को मिल रही थी, जो केंद्र सरकार से जुड़ी सुविधाएं थी, उसको लेकर के भी छत्तीसगढ़ में बड़ी शिकायतें रही हैं। जो पिछले 9 सांसद भाजपा के रहे हैं, उन लोगों ने रेलें रद्द हुई और रेलों के पैसेंजर परेशान हुए, उन मुद्दों पर कुछ खास काम नहीं किया केंद्र में भाजपा की सरकार रहते हुए। इस तरह से जो सांसदों से जुड़ी शिकायतें हैं, उसको लेकर बातचीत होनी चाहिए कि अब जो सांसद चुन के आएंगे वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, कम से कम वो ये गलतियां ना करेंगे और कम से कम प्रदेश के हितों की पैरवी करेंगे कि दिल्ली में जाकर के। उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। कौन ऐसे सांसद होंगे जो जाकर दिल्ली में छत्तीसगढ़ की जनता की बात रख पाएंगे? छत्तीसगढ़ का विकास ज्यादा तेजी से हो पाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो 2014 में वायदे किए गए थे, उसको पूरा करने के लिए प्रयास होंगे। रायपुर जगदलपुर रेलवे लाइन की बात होगी, तो इन सब मुद्दों को लेकर के बात होनी चाहिए। तो विकास से जुड़े मुद्दों को छोड़ करके ऐसे मुद्दों को लेकर के राजनीतिकरण किया जाना कतई उचित नहीं है और न ही वो प्रदेश की जनता के हितों के अनुकूल होगा। इसलिए जो है बार बार मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, उनसे प्रदेश के हितों के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर बात की जानी चाहिए, उनको लेकर के सवाल किए जाने चाहिए। और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति भी कमजोर हुई है। तो जो सांसद है उससे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो दिल्ली जा करके जैसे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी रक्षा के लिए काम करने में अपना समय लगाए, ताकि देश में जो हमको एक भारत के रूप में एक जो बढ़िया हम लोगों को एक विश्व में अपना अलग अनूठी छवि रखने वाला देश मिला है, उसको हम और आगे विश्व के स्तर पर स्थापित कर सकें। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे प्रतिनिधि इस तरह के हों कि वो इन मुद्दों को लेकर के स्पष्ट रूप से जनता के बीच में आ सकें। जी जी, चलिए, ठीक है। साहब, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे वे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की विकास की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश में नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री पद पर भाजपा सरकार। धनंजय जी, ब्रजेश जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है, इस चर्चा को मैं यही रोकना चाहूंगी। और आप तीनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए शुक्रिया। तो लगातार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप लगाती है, विवादित टिप्पणियां करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी पार्टी मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करती। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उस पर बात नहीं की जाती। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस सब का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है और इस सब के बावजूद जनता किसका साथ देती है। फिलहाल इस छत्तीसगढ़ डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।